हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी एजुगिरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं बता दूं 6 PM पे हर रोज यहाँ पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। एंड द हिंदू के एनालिसिस में आपको क्या मिल जाता है, मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जितने भी डिफरेंट चीज़ें आर्टिकल्स डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, चाहे वो नेशनल न्यूज़ है, चाहे वो स्टेट्स की न्यूज़ है, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़ है, अगर वो इंपॉर्टेंट है उसमें एग्जाम से क्वेश्चन बन सकता है तो मैं वो यहाँ पर आपका कवर करवाती हूँ। राइट, सबसे पहली बात। एंड यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है बिकॉज मार्क करके लेकर आती हूँ, बैकग्राउंड रिसर्च करके लेकर आती हूँ और आपके नोट्स भी बनवा देती हूँ। साथ साथ आपको नोट करना होता है जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। एंड ये होता है यहाँ पर। एंड आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा इस वीडियो को और कमेंट भी कर दिया होगा कि आपको एनालिसिस कैसा लगता है। कमेंट अगर आप करते रहोगे, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको कह रही हो, जो नए वाले भी हैं उनको अच्छा लगता है, तो जो न्यू आते हैं उनको लगता है कि हाँ यार ठीक है, मतलब इस चैनल पे करना चाहिए, मतलब देखते हैं एक बार क्लास अटेंड करके देखते हैं। तो ऐसे ही जो है धीरे धीरे ओवर द ईयर्स हमारे जो व्यूअरशिप है वो बढ़ेगी और उसमें आप मेरा बहुत योगदान देंगे। एंड ऑल्सो आप हमारी वेबसाइट loggery.in को विजिट कर सकते हैं। loggery.in पे सबसे पहली चीज़, जो मेरी क्लासेस रेगुलरली लगा रहे हैं यहाँ पर, प्लीज़ गाइज आपकी ही वजह से, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए ही मैंने इतनी एफर्ट करके MCQs जो हैं वो मैं लेकर आई हूँ। जनवरी 2024 के MCQs जो हैं ये प्रैक्टिस है आपकी, और प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न ज़्यादा होगा फॉर श्योर, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ आपको लर्न हो गई है, जो नहीं हुई है वो आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। एंड इसकी जो वैलिडिटी है वो भी खूब सारी है, ऐसा नहीं है कि एक महीने की वैलिडिटी या कुछ भी। दिसंबर 2024 तक आप इनको यूज़ कर सकते हो और जितनी मर्जी बार चाहे वापस जा सकते हो इनके ऊपर। 3 बार आप हर टेस्ट को दे सकते हो एज टेस्ट। यहाँ पे 1 to 10 प्रैक्टिस टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ज़रूर बाय करें, दे आर जस्ट फॉर ₹250, ठीक है। और इसमें आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी। और जो है हमारे पास लेक्चर्स हैं, जो लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के, वो मई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक के डल गए हैं। जनवरी का आज मैं पहला पार्ट डालने की पूरी कोशिश करूंगी, तो जनवरी का भी डल जाएगा। अगर आपने मिस आउट किया है तो आप यहाँ से करंट अफेयर्स के लेक्चर्स लगा सकते हैं। ये लेक्चर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव करते हैं। ये मैं इसलिए लेकर आई हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते थे कि हम हर रोज़ 1 hour की क्लास नहीं लगा सकते, हमको कंपाइलेशन चाहिए। तो कंपाइलेशन चाहिए आपको, ऐसा है कि क्लास तो लगाई है, अब मुझे कोई रिविजन करा दे, तो ये लेक्चर्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं इन लेक्चर्स के, ठीक है। और मॉक टेस्ट है हमारे पास MSCT 3 और MSCT 5 और स्लैट CUT PG के मॉक टेस्ट भी हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आपने इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलो अब यहाँ पे इन टॉप कोर्ट DGP फ्लेस बिड टू पेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट एज एंटी हिंदू। तो ये हमने पढ़ा था। देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला की, लॉर्ड राम की, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे टीवीज बड़े बड़े लगे हुए थे डिफरेंट जगहों पे जहाँ पे लोग पब्लिकली देख रहे थे। तो तमिलनाडु के अंदर कहा गया कि चीफ मिनिस्टर का ऑरल ऑर्डर आया। ऑरल मतलब वर्बली बोला गया है। वर्बली बोला गया कि अगर कहीं पर भी ऐसा प्राण प्रतिष्ठा का जो इवेंट है वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा होगा तो वो मत कंडक्ट करने देना। तो इसी बात पे तो यहाँ पर आपका माइंड मैप बनेगा। तो माइंड मैप बनाते हैं, हेडिंग दे देते हैं तमिलनाडु लाइव टेलीकास्ट ऑफ consecration ऑफ द लॉर्ड राम आइडल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए सबसे पहले तमिलनाडु इट वॉज सेड दैट तमिलनाडु CM has issued oral orders to ban live telecast and conduct religious events in connection with Lord Ram consecration, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर केस वॉज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सेड
no such oral orders need to be followed. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऐसे जो ओरल ऑर्डर्स हैं वो फॉलो करने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तमिलनाडु के जो डीजीपी हैं वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही। तो पढ़ते हैं, इन रिस्पॉन्स टू अ पिटिशन एलिजिंग, केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और दैट एन ऑरल ऑर्डर वाज इशूड बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन टू बैन द लाइव टेलीकास्ट एंड कंडक्ट ऑफ रिलीजियस इवेंट्स इन कनेक्शन विद द कंसेक्रेशन ऑफ राम आइडल एट अयोध्या टेम्पल ऑन 22 January. State Director General of Police Shankar Jiwal on Monday told the Supreme Court that a deliberate attempt was made to portray the state government as anti-Hindu. वो क्या कह रहे हैं कि मतलब स्टेट को एंटी हिंदू पोर्ट्रे करने की कोशिश करी गई थी कि मतलब द पिटिशन वाज फाइल्ड बाय चेन्नई, ठीक है, इन अ ब्रीफ हियरिंग रिक्वेस्ट पर फाइल रीजॉइंडर, मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेट को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। मिस्टर जिवाल टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट लाइव टेलीकास्ट ऑफ द टेम्पल सेरेमनी एंड रिलीजियस इवेंट्स वर हेल्ड अक्रॉस द स्टेट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द पुलिस अथॉरिटीज। वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। तमिलनाडु को क्या दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि वो एक एंटी हिंदू स्टेट है, ठीक है ना। तो ये जो है करा जा रहा है। आपको क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट में ऐसा हुआ था, कौन सी ऐसा एलिगेशन लगाया गया कि ओरल ऑर्डर्स मतलब वर्बल ऑर्डर्स, ओरल मतलब मुंह से बोला गया, लिखित में कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ वर्बली बोला गया, ठीक है ना, वर्बली बोला गया, नो रिटन ऑर्डर वॉज गिवन, ठीक है ना। तो वो दिया गया, कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने दिया, तमिलनाडु ने। ये एलिगेशन है, इल्जाम लगाया जा रहा है। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या फाइंड आउट करता है इस केस में। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर हम्बोल्ट्स एनिग्मा, ठीक है ना, ये एक चीज है, कॉन्सेप्ट है, तो समझते हैं, आइए। हम्बोल्ट एनिग्मा, तो ऐसा बोला जाता है इसके अंदर, ये कॉन्सेप्ट में, कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वो ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब वहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्रीज, प्लांट्स, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, मतलब अलग डाइवर्सिटी जो है, अलग अलग वेराइटी ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी वो बहुत मिलती है। द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल एरियाज रिसीव मोर एनर्जी फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ द अर्थ्स एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, सो द ट्रॉपिक्स हैव ग्रेटर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विच देन फैसिलिटेट्स ग्रेटर डाइवर्सिटी। मोर इकोलॉजिकल निशेस become available, creating more complex ecosystems and great biological diversity. The proponents of Humboldt's enigma have held that Earth's tropical areas, a concept which says that Earth's tropical areas by themselves don't contain all, अच्छा, डाइवर्स रीजन्स, मैंने कुछ और बोल दिया था पहले, ये जो है कुछ और है, सॉरी मेरी गलती है। दैट मेनी एरियाज आउटसाइड द ट्रॉपिक्स आर हाईली biodiverse like mountains. तो यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स है, ठीक है ना, जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पर सन जो है वो ज़्यादा आता है, सन ज़्यादा आता है तो एनर्जी ज़्यादा आती है, एनर्जी ज़्यादा आती है तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एक बायोडाइवर्सिटी जो है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा बायोडाइवर्स होते हैं, मतलब वेराइटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बट उसके उसमें कुछ हम्बोल्ट्स जो एनिग्मा है उसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ट्रॉपिकल एरियाज में होता होगा, बट देयर आर अ कॉन्सेप्ट विच सेज दैट ट्रॉपिकल रीजन बाय देमसेल्फ डोंट कंटेन ऑल बायोडाइवर्स रीजन। वो कह रहे हैं कि बायोडाइवर्स रीजन सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं है, दूसरे रीजन्स में भी हाईली बायोडाइवर्स, हाईली वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलती हैं, जैसे कि माउंटेन्स में। ये है हम्बोल्ट्स एनिग्मा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं ये। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट इज दैट वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल areas receive more energy from sun because of the Earth's
angle of inclination. So tropics have greater diversity. ठीक है ना? तो यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहाँ पर होती है? ट्रॉपिक्स में ज़्यादा होती है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, बट इसको चैलेंज कौन करता है? हम्बोल्ट्स एनिग्मा। बस यही समझना है, कुछ ज़्यादा और नहीं समझना। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पासिंग थ्रू मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, चलो ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, ये ढूंढ के लाना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी इंडिया की स्टेट से पास थ्रू करता है। ठीक है ना? यहाँ पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, और कौन कौन सी स्टेट्स है या ओनली यही स्टेट्स हैं, ये तुम ढूंढ कर लाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, इट इज़ अ PYQ। मैंने तुम्हें पहले भी करवाया शायद ये। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, द कंट्रीज मेन ऑपोजिशन पार्टी होल्डिंग अ पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी, इज प्रिपेयरिंग टू सबमिट एन इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पीचमेंट? रिमूवल। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, दैट इज MDP, कंट्रीज मेन ऑपोजिशन। अब यहाँ पे मालदीवियन है तो पता है मालदीव्स की कंट्रीज मेन ऑपोजिशन पार्टी इज प्रिपेयरिंग टू सबमिट impeachment motion against President मोहम्मद मुइज़ू। अब यहाँ पर क्या है? दो पार्टीज, ये ऐसा बोला जा रहा है कि मालदीव्स के अंदर दो पार्टीज जो हैं जिनको अगर प्लस प्लस कर दिया जाए, एक NDP और एक और, तो इनके पास मेजॉरिटी आ रही है। ठीक है ना? और मेजॉरिटी ही पावर में आती है। ठीक है ना? तो अब ये लोग कह रहे हैं इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? रिमूवल। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? रिमूवल। ठीक है ना? मालदीवियन, तो ये क्या है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी क्या है कि कंट्रीज मेन ऑपोजिशन पार्टी इज प्रिपेयरिंग टू सबमिट इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू। ठीक है ना? प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू के अगेंस्ट ये सबमिट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं? क्यों इसको रिमूव करना चाह रहे हैं? तो इसके अंदर हमारे पास स्टोरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो है ना मुइज़ू जो है, ठीक है ना, इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है? इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग है इंडिया आउट कैंपेन। क्या है इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग? इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन में एक तो ये हमारे सोल्जर्स भेज देंगे, तो सोल्जर्स भेजेंगे जो कि सी जो है, मालदीवियन आइलैंड्स हैं ज़्यादा, सी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? और ये जो है मुइज़ू जो है, ये चाइना की तरफ झुकाव ज़्यादा रखता है, और वर्ल्ड को पता है जिन जिन कंट्रीज ने चाइना पे विश्वास किया है वो लुट गए, हम लुट गए। श्रीलंका इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। चाइना अगर कहीं पर भी डेवलपमेंट करता है तो वो डेवलपमेंट कैसी करता है? अपने ही लेबरर्स लेकर आएगा, वहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये रोड बन रही है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से क्या फ़ायदा होगा कि भाई जो मटेरियल है वो वहाँ से लिया जाएगा, ठीक है ना, जो काम करेंगे वर्कर्स लेबरर्स वो वहाँ के होंगे, इंजीनियर्स जो होंगे वो वहाँ के होंगे, है ना, बहुत कुछ लगता है यार, ठीक है ना। बट यहाँ पे ये रोड बन रही है, ये सब कुछ चाइना से आ रहा है, चाइना वालों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना, और चाइना वाले डेट भी दे के जा रहे हैं कि तो पैसे भी दो, ठीक है, मतलब चाइना इससे कमा रहा है, इनको सिर्फ पैसे देने हैं, ठीक है। और फिर बाद में सिर्फ चलने को मिलता है लोगों को, मतलब ये जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं डेवलपमेंट के वो तो मिल ही नहीं रहे लोगों को, ठीक है ना, और वो भी लूज आउट करते हैं चाइना की वजह से, डेट में भी चले जाते हैं और सिक्योरिटी भी नहीं रहती है, क्योंकि चाइना किसी भी कंट्री का सगा नहीं है, चाइना नहीं सगा किसी का भी, ना, चाइना ने आज तक कभी नहीं शो किया कि हम किसी के सगे हैं। कोविड आया तब चाइना ने अपना भला सोचा, चाइना ने नहीं किसी और का भला सोचा। चाइना इज नॉट लाइक इंडिया, चाइना इंडिया की तरह है ही नहीं है। तो ये जो अपोजिशन में बैठे कह रहे भैया इंडिया के साथ पंगे मत लो। दूसरा, बाइकॉट मालदीव्स कॉन्सेप्ट तो नहीं, एक ट्रेंड किया था ट्विटर पे, ये क्या था, तो हमारे जो PM मोदी हैं वो लक्षद्वीप उन्होंने विजिट किया, लक्षद्वीप इज एन आइलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे विजिट किया तो जो मालदीवियन कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, मालदीवियन मिनिस्टर्स थे,
वो बोलने लग गए कि अरे इंडिया क्या ही है, पीएम मोदी तो इजराइल का चेला है, ऐसा सा कुछ बोला। ठीक है, और ये बोला कि इंडिया और लक्षद्वीप और हमारा तो क्या ही कंपैरिजन है, हम तो नीट एंड क्लीन है, इंडिया क्या है, ऐसा करा। ठीक है, अब इंडियंस भी पीछे नहीं है। इंडिया के जो लोग थे उन्होंने बाइकॉट मालदीव्स ट्रेंड करा दिया कि हम तो कभी भी मालदीव्स अब जाएंगे ही नहीं, तुम कर लो। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, कैंसिल कर करके बुकिंग, ठीक है, डालना स्टार्ट कर दिया ट्विटर पे, ये मूवमेंट हो गई। तो अब क्या हुआ, मालदीव्स बाइकआउट कर दिया। और मालदीव्स की जो मेजर इकोनॉमी चलती है, वहाँ के लोग कैसे कमा रहे हैं, वहाँ टूरिज्म ज्यादा कमा रहे हैं। वो तुमने देखा ही होगा, वो जो पानी के अंदर होटल्स हैं सारे, है ना, हाँ वो मालदीव्स है। ठीक है, मोस्टली मालदीव्स है वो, मुझे भी नहीं पता, मैं कभी गई नहीं तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब वो ये हुआ, तो अब वहां पे ये हो रहा है, इम्पीचमेंट करने की कोशिश करी जा रही है। द डेवलपमेंट कंसाइड्स विद द स्लो डाउन बिटवीन मेल एंड न्यू दिल्ली। मेल एंड न्यू दिल्ली कैपिटल है उसकी, मालदीव्स की। ठीक है, इन द वेक ऑफ controversial remarks made by Maldivian ministers and a shrill boycott, Maldives call on Indian social media and President Muizu issuing a March 15 deadline to New Delhi for the removal of Indian troops। तो इंडियन ट्रूप्स भी, इंडियन सोल्जर्स भी वहां से उन्होंने बोल दिया कि तुम ले जाओ। वो पावर में ही इससे आया है, उसने लोगों को बोला अरे भाई हमें इंडिया से खतरा है। बट जो पार्टी इन ऑपोजिशन है उसको पता है कि इंडिया से खतरा नहीं है, किससे खतरा है, चाइना से, क्योंकि देख लिया वर्ल्ड ने कि चाइना क्या करता है। ऑन व्हाट प्रॉम्प्टेड द मूव फॉर एन इम्पीचमेंट मोशन लेस देन 3 months आफ्टर प्रेसिडेंट मुइजू वाज स्worn in, opposition political pointed to two primary reasons। ये दो प्राइमरी रीजन थे। द प्रेसिडेंट, और क्या रीजन है, द प्रेसिडेंट इज पुटिंग इंडियन ओशन रीजन इन डेंजर with his policies and he's not letting parliament function properly using money power with the backing of the military। Mr. Hussain said a day after parliament or people's masjid witnessed violent clashes between legislature from the ruling camp and opposition. They sparred over parliamentary approval of President Muizu's cabinet. In an indication of the two sides finding common cause, the MDP and Democrats recently issued a joint statement slamming President Muizu for alienating the Maldives' most long-standing ally। ally क्या बोल रहे हैं ये कि इंडिया जो है वो हमारे साथ हमेशा खड़ा हुआ है। ठीक है, और तुम उसको ही किक आउट कर रहे हो और चाइना की तरफ जा रहे हो। भाई चाइना तुम्हें पता है क्या है। मीनवाइल एटलीस्ट 12 MPs फ्रॉम द NDP हैव क्रॉस्ड ओवर टू द रूलिंग पीपल्स नेशनल कांग्रेस, बूस्टिंग इट्स प्रेजेंस इन द लेजिस्लेचर टू 16 MPs, Maldivian न्यूज पोर्टल रिपोर्टेड। विद पार्लियामेंट्री इलेक्शंस शेड्यूल, अब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो है वो भी होने वाले हैं। अगर मुइजू जो है वो अच्छा अपना स्टैंड नहीं बना पाएगा तो मेजर पॉलिसी डिसीजन जो है उसके हाथ में नहीं रहेंगे, वो सिर्फ एक पपेट बनकर ही रह जाएगा, सिर्फ प्रेसिडेंट ही बनकर रह जाएगा, पॉलिसी मेकिंग में कुछ नहीं कर पाएगा। वी कैन नॉट चेंज आवर ज्योग्राफी। तो वो कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन है वो क्या कह रहे हैं कि भैया तो इंडिया से मत बिगाड़, बाकी जो तुझे करना है वो कर। ठीक है ना, तो इम्पीचमेंट मोशन किसके अगेंस्ट जाने वाला है, प्रेसिडेंट मुइजू। देखो यार, इसमें से एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है मालदीव का प्रेसिडेंट कौन है, वो रट्टा मार लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत ज्यादा डिस्कशन में हो गया है, इतना प्रेसिडेंट किसी का नहीं डिस्कस हुआ होगा अभी तक। कतर इंक्स 15-year deal with Bangladesh for gas supply। लिखेंगे Qatar signed a deal, Qatar signed deal with US based Exhilarate Energy to supply Bangladesh with natural gas for 15 years। ठीक है, state owned Qatar Energy said Doha will supply Exhilarate with 1 million tons of liquefied natural a year to be delivered to floating storage units in Bangladesh over 15 period to start in 2026। ठीक है ना, तो ये सब मिलकर बांग्लादेश को 15 साल के लिए गैस सप्लाई करेंगे। ठीक है, यूक्रेन टू बिल्ड, अब देख रहे हो यहाँ पर यूक्रेन टू बिल्ड 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज वॉर हिट्स पावर सप्लाई। तो न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स कौन लगा रहा है, यूक्रेन लगा रहा है 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है ना, उसके बाद आगे चलेंगे। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ लेगन सेरेमनी ऑफ, भूटान के अंदर नए PM बने हैं, वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे। ठीक है ना, तो टू बी गे मैं भी गे, याद है, टेशरिंग। ठीक है ना, शी रिंग टी टू बी गे।
ठीक है, याद करवाया था, तो इनकी अपॉइंटमेंट है। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है गिलपू, अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विनय कवत्रा टू अटेंड भूटान्स पीएम अपॉइंटमेंट सेरेमनी, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें क्या निकलता है, दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो हमारे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, और एक भूटान के नए पीएम जो अपॉइंट हो रहे हैं वो कौन है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं, बिल्कुल। तो ये तो हमने याद करा हुआ, टी शी रिंग, और इसके आगे टी लगा देना है, ठीक है ना। टी वाली रिंग चाहिए, ऐसी रिंग चाहिए, बना लो यार, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है। टी शी रिंग टू बी गे, ठीक है ना। वो कहती शी रिंग, कहते टू बी गे शी रिंग चाहिए मुझे, ठीक है ना। कैसे बोलूँ इसमें, हाँ ये याद कर लो बस, ठीक है। याद करने के लिए कोई बुरा नहीं माना आएगा, याद करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक तो हमने फर्स्ट पॉइंट तो अपॉइंटमेंट वाला पढ़ा, सेकंड जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घेलेपू। अब घेलेपू क्या है, तो घेलेपू जो है, घेलेपू सिटी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, लिखना नहीं है। देखो यार, ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है ना, जब निकलता था कि भाई कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं, तो सबसे आगे हमेशा भूटान होता था कि भूटान के लोग बहुत खुश हैं। ये नोट नहीं करना है, सिर्फ समझा रही हूँ। पॉल्यूशन नहीं था वहाँ पे बिल्कुल भी, टूरिज्म पे वहाँ की इकोनॉमी चलती है, इन लोगों की अपनी आर्मी भी नहीं है, ये इंडिया पे डिपेंड करते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। मतलब ये लोग सिर्फ वही चीज़ करते हैं जो पॉल्यूशन फ्री हो, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, मे बी ड्यू टू कोविड, ये कहीं पर क्लियरली नहीं आया कि ये कोविड की वजह से हुआ, बट मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हाँ शायद कोविड की वजह से, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जॉब्स नहीं है इतनी, ठीक है ना। तो जो यूथ है उसको माइग्रेट करना पड़ रहा है, माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज, माइग्रेट करना पड़ रहा है टू अदर कंट्रीज। यूथ को दूसरी कंट्रीज में जाकर माइग्रेट करना पड़ रहा है ड्यू टू कोविड, ड्यू टू कोविड ऐसा ज्यूम मैं कर रही हूँ। बट अब क्योंकि यूथ दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट कर रहा है, ये पॉल्यूशन नहीं चाहते थे तो इंडस्ट्रीज भी नहीं लगाई, ये पॉल्यूशन नहीं चाहते थे तो ऐसी डेवलपमेंट भी नहीं करी जहाँ पे पॉल्यूशन होता था, जहाँ पे पॉल्यूशन होता था उस डेवलपमेंट को ये क्रॉस आउट कर देते थे, क्रॉस आउट कर देते थे। बट अब क्योंकि यहाँ का यूथ जो है वो माइग्रेट हो रहा है, यूथ जो है छोड़कर जा रहा है देश को, तो इन्होंने कहा कि अब तो हमको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, अब तो हमको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब तो हमको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तो अब इन्होंने कहा है कि अब हम डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है ना। और यही पहला स्टेप लेते हुए इन्होंने गेलेपू, गेलेपूस नाम का जो सिटी है, जो जिसका असम के साथ बॉर्डर लगेगा, किसके साथ, असम के साथ बॉर्डर लगेगा, इंडियन स्टेट असम के साथ, वो बना रहे हैं। और ये इंटरनेशनल सिटी बना रहे हैं, यहाँ पर ये एयरपोर्ट भी बना रहे हैं जो कि बनेगा सेकंड एयरपोर्ट ऑफ भूटान, जो कि नेट जीरो एमिशन वाला है, मतलब कोई भी पॉल्यूशन ये नहीं करेगा। बट हाँ, ये सिटी बना रहे हैं जहाँ पर ये थोड़ा डेवलपमेंट करने का सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। ये स्टोरी थी। अब गेलेपू सिटी जो है मेगा माइंडफुलनेस सिटी बनने वाला है, ठीक है ना। ये क्या है, मेगा माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें भी बात होंगे, तीसरी ये हो गया, इस पे भी बात करेंगे, गेलेपू के ऊपर भी इंडिया क्या हेल्प कर सकता है इसमें बात करेंगे। बट इसके अंदर जो पॉइंटर्स नोट करने हैं आपको एक्स्ट्रा, एक तो असम के साथ, असम बॉर्डर के साथ आएगा ये, ठीक है ना। सेकंड, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ भूटान भी यहाँ पे बनेगा, सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ भूटान यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, जो कि नेट जीरो एमिशन वाला होगा, जो कि नेट जीरो एमिशन वाला होगा, मतलब कोई पॉल्यूशन नहीं करेगा, वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर माइंडफुलनेस सिटी, अब यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है, एक और डेवलपमेंट हो रही है जो आपको नोट करनी है। वो क्या हो रही है, भूटान और चाइना के बीच में ढोकलम का इशू है, ठीक है ना। ढोकलम का इशू है, तो टेरिटरी इशू है भूटान और चाइना के बीच में, टेरिटरी डिस्प्यूट है,
तो ये टेरिटरी डिस्प्यूट जो है उससे रिलेटेड, ठीक है ना, इन्होंने भूटान एंड चाइना on the border talks expected between cooperation agreement on delimitation demarcation of the boundary in, ठीक है, in October 2023 signed a cooperation agreement on the delimitation on the delimitation on the delimitation on the delimitation and demarcation of their boundary। ठीक है, अब एक और स्टोरी सुननी पड़ेगी और ये स्टोरी का आप कॉन्सेप्ट भी नोट डाउन कर सकते हो। तो व्हाट इज द स्टोरी? तो बेसिकली डोकलम जो एरिया है, ठीक है ना, डोकलम जो एरिया है, ठीक है ना, वो said to be ऑफ भूटान, भूटान का कहा जाता है और इंडिया इस कॉन्सेप्ट पे खड़ा होता है कि हाँ ये तुम्हारा एरिया है। चाइना क्लेम्स इट टू बी हिज, चाइना क्लेम करता है कि डोकलम एरिया मेरा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्वॉप हो सकता है, स्वॉप एक्सपेक्टेड, स्वॉप का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज, एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो जो चाइना कह रहा है कि मुझे ढोकलम दे दो, ठीक है ना, और जो एरिया मेरे पास है, जो मतलब भूटान कहता है कि हाँ ये मेरा है बट वो चाइना के पास है, मैं ये दे दूंगा, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर भूटान का कंट्रोल है, भूटान का कंट्रोल है अभी इसके ऊपर, ठीक है ना। अब ये स्वैप से हमें क्या प्रॉब्लम है? इंडिया हैज प्रॉब्लम, इंडिया हैज प्रॉब्लम। इंडिया का क्या प्रॉब्लम है कि ये जो ढोकलम एरिया है, ठीक है ना, ये जो ढोकलम एरिया है, इससे हमारी जो नेक है, कॉरिडोर है हमारा, वो दिखता है। वो कॉरिडोर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और इंडिया को कनेक्ट करता है, वो कॉरिडोर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और इंडिया को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो हम नहीं चाहते कि चाइना को ये लोग दे दें, तो हम नहीं चाहते कि चाइना को ये जो चीज़ है ये दे दी जाए, ठीक है ना। उस कॉरिडोर को क्या कहा जाता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। एक मिनट, ढंग से लिखेंगे इसको। इंडिया हैज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज ढोकलम is located close to Siliguri corridor which connects mainland India with its northeastern states। The corridor is also called, लिखेंगे, चिकन्स नेक। तो ये वो एरिया है जो पास है जिससे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिखता है, और अगर इनके पास ये चला जाता है तो हमारा कनेक्ट विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वीक हो जाता है। एंड ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे तो वैसे ही कह रहे हैं कि हमारी है ये, तो ठीक है ना। चाइना का कुछ नहीं पता सुबह उठ के वो किस चीज को बोल दें, उसका ये नहीं पता, किसी ने कहते पूरा इंडिया मेरा है, ठीक है, हाँ वो ऐसा ही है। तो इसलिए हम इस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे भूटान के साथ कि भैया कहीं दे मत देना, ठीक है, हम ही तुम्हारे साथ खड़े हुए, हम ही तुम्हारे साथी हैं। चाइना को तो तुमको पता है कैसा सा है, भरोसा साथी नहीं है वो, भरोसे वाला, ठीक है। अब बांग्लादेश इज ऑल्सो न्यू दिल्ली इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू विजिट बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में नए मतलब नई नहीं, दोबारा से पीएम आ गई है, 4th टाइम आई है, अवामी लीग को बिलोंग करते, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद ना व्हाट एल्स, अब यहाँ पे जयशंकर जी जो है वो किस में जाने वाले हैं? इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये हम लिखेंगे, ये नया है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर हो रही है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। ऑर्गेनाइज्ड बाय
ठीक है ना। ये होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया, श्रीलंका, सिंगापुर, होस्टेड बाय इंडिया फाउंडेशन एंड इंडिया। ये तो होस्ट वाले कर रहे हैं। अटेंड कौन कर रहा है? श्रीलंका, मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है ना। लाइक फिजी, श्रीलंका, सिंगापुर, ये सारे भी अटेंड करेंगे इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को, ठीक है ना। दिल्ली ऑन मंडे हैज सेंड, अब ये अलग एक और हो गया, ठीक है ना। इंडिया सेंट इट्स चार्ज the affairs CDA Gitika Srivastava to Pakistan in August 2023 and has now accepted the appointment of Saad Barach in Pakistan's CDA to replace Aizaz Khan, who is currently officiating as Deputy High Commissioner. ठीक है ना। यहाँ पर मीनवाइल सोर्सेज कंफर्म दैट इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज असाइनमेंट वीजास फॉर डजन्स ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड फैमिली मेंबर्स टू सर्व ईच अदर्स हाई कमीशन इन इस्लामाबाद एंड दिल्ली। मतलब हमारी वाली वहाँ जा चुकी हैं, तो उनके वाली भी यहाँ पर हम हाई कमीशन में एक्सेप्ट कर रहे हैं। कौन आ रहे हैं यहाँ पर? साद वराच, ठीक है ना। सैड है इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन, ये बस ऐसी अपॉइंटमेंट कर देते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए ये है, अब आगे चलेंगे। बीटिंग रिट्रीट हुई 26 जनवरी, रिपब्लिक डे को टाटा बाय बाय करा कि चलो अब काम पे वापस चलते हैं, ठीक है। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड डिस्कस करना है आज। यूसीसी चलो इतने दिन से क्या नहीं कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहाँ पे रोकी है? आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट यूसीसी। इसको क्या बोलते हैं और शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसने? यूसीसी, ठीक है। क्या है ये सबसे पहले आर्टिकल 44 क्या है? इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है ये? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। व्हाट डज दैट मीन? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डायरेक्शंस गिवन डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट। फॉलो करनी कंपल्सरी है, नॉट मैंडेटरी। सुजेशंस कह सकते हैं, ये क्या है? सुजेशंस है कि भैया तुमसे फॉलो हो जाएंगी तो बहुत बढ़िया, नहीं होंगी तब भी बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इनका और इसके बीच में और फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या फ़र्क होता है? फंडामेंटल राइट एक साइड पे लिख लेंगे, फंडामेंटल राइट्स, और दूसरी साइड पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसको हम डीपीज भी बोलते हैं। नहीं, वो प्रोफाइल पिक वाली डीपी नहीं बेटा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला डीपी पहले आया था, ठीक है। अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर जस्टिसिएबल। क्या टर्म यूज किया जाता है? जस्टिसिएबल। मतलब अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाती हैं, है ना, मतलब अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाती हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो, कैन गो टू द कोर्ट। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन द अदर साइड they are non-justiciable. What does the term non-justiciable means? मतलब अगर कोई ये फॉलो नहीं कर रहा है आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो ये टर्म्स का मीनिंग लिख लो। जस्टिसिएबल का मतलब कैन नॉट गो टू द कोर्ट, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, बाय कोर्ट, ठीक है ना। कैन बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट। आपने किसी ने आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट कर दी, ठीक है, आप कोर्ट में जा सकते हो, सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दे आर जस्ट सजेशंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉलो करेगी गवर्नमेंट, बहुत बढ़िया बात है, नहीं करेंगी तो भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नाउ वन सच डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज यूसीसी। अब हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूसीसी। यूसीसी अभी तक अगर आप देखो तो शादी तो जो लॉज रिलेटेड टू
लॉज रिलेटेड टू मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी, लिख लो मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये कब किसके होते हैं? एप्लीकेबल in accordance to the religion of the parties. Therefore, personal law governs these areas. मतलब आपकी शादी कैसे होगी, डाइवोर्स कैसे होगा, क्या अलाउड है, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस पे डिपेंड करता है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, क्या हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल लॉज आर एप्लीकेबल। क्या बोलते हैं? पर्सनल लॉज आर एप्लीकेबल। बट यूसीसी क्या कहता है? यूसीसी सेज यूसीसी इज अ कॉन्सेप्ट विच टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म laws in the above mentioned areas. जो ऊपर मेंशन करे गए एरियाज हैं वहां पर यूनिफॉर्म लॉज की बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है? यूनिफॉर्म लॉज, सेम लॉज फॉर ऑल। क्या कॉन्सेप्ट की बात होती है? सेम लॉज फॉर ऑल की बात होती है, ठीक है जी। दैट इज यूनिफॉर्म लॉ। कहाँ पर आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड? उत्तराखंड में एक्सपेक्टेड है, वहां पर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है ना। कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। तो यूसीसी जो है वो उत्तराखंड में एक्सपेक्टेड है। कोई मुझे बता सकता है कि जो उत्तराखंड की कमेटी बनाई गई थी उनके हेड कौन है? हु इज द हेड ऑफ दैट कमेटी? एनीवन? कोई भी नहीं? इतनी बार तो मैंने बताया, कोई तो होगा, बता दो। चलो ये क्वेश्चन है, आंसर देना इसका कमेंट सेक्शन में। आई थिंक आई हैव डिस्कस दिस। अगर नहीं डिस्कस किया होता कल याद दिला देना, कल मैं बता दूंगी। आज यही तुम्हारा टेस्ट है कि बताओ कौन है, ठीक है ना। रंजना हिंट दे देती हूँ, ठीक है। चलिए, नेवी शिप फॉइल्स मतलब नहीं करने दिया, बीच में आ गई। INS सुमित्रा ने हाईजैक होने से बचाए इरानियन फ्लैग, मतलब ईरान। आप होगे हाँ हुथीज तो ईरान बैक्ड ही थे, हुथीज ने ईरान पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया? नहीं, ये जो समुद्री लुटेरे होते हैं ये अलग है, ये किसी के वो नहीं है, सगे नहीं है, ठीक है ना। तो वो लूटने की कोशिश कर रहे थे इस शिप को, बट किसने बचाया? इंडियन नेवी ने बचाया। बोलो भारत माता की जय, ठीक है ना। यस, हमारा भारत महान है। सेंटर एक्सटेंड्स बैन ऑन सिमी फॉर 5 years। सिमी को बैन कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटर एक्सटेंड्स, सेंटर, यहाँ पे ना लिखते हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री बैंड एक्सटेंडेड आएगा, एक्सटेंडेड बैन ऑन सिमी फॉर 5 years फॉर फॉर्मेंटिंग टेररिज्म। फॉर्मेंटिंग वोकैब वर्ड है, इसका मीनिंग लिख लेंगे। फॉर्मेंटिंग का मतलब क्या होता है? स्टर अप, इंस्टिगेट वायलेंस, ठीक है ना। इंस्टिगेट मतलब उकसाना, इंस्टिगेट वायलेंस, ठीक है ना। टेररिज्म में इन्वॉल्व थी। अब सबसे पहले सिमी की फुल फॉर्म क्या है? सिमी इज स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। Organization was declared an unlawful association. Above organization declared unlawful association under UAPA, that is unlawful activities prevention एक्ट, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब डिक्लेयर करी गई थी? 2001 में, ठीक है ना। फ्रेश केसेस हैव बीन बहुत सारी जगहों, सवाई माधोपुर में क्या किया इन्होंने?
throwing stones from the top of Jama Masjid on the rally of विश्व हिंदू परिषद on VHP's फाउंडेशन डे। ये 2019 में क्या था, इन्होंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो इन्होंने ये इन्वॉल्व थे। हमको पता होना चाहिए किसने, होम मिनिस्ट्री ने, हमको पता होना चाहिए किसने, होम मिनिस्ट्री ने 5 years के लिए बैन लगा दिया है सिमी पर। सिमी की फुल फॉर्म क्या है ये भी हमको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट ईयर गुड ईवीज क्या होते हैं, देखो यार जहाँ पे भी ईवी लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कौन सी बैटरीज लगती हैं, लिथियम की। अगर ये नहीं पता था तो ये लिख लो लिथियम की, ये मैंने इस बार आपको पहले भी नोट करवाया था। चलिए आगे चलेंगे। हाई लेवल कमिटी, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, अभी क्या है, जैसे 2023 के अंदर एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है ना, इलेक्शंस हुए। यहाँ पे और भी 1-2 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए, ठीक है ना। अब 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस हैं, ठीक है, कुछ स्टेट के भी इलेक्शंस हैं, ठीक है ना, स्टेट के भी इलेक्शंस हैं, लोकसभा के भी इलेक्शंस हैं, कुछ कुछ। फिर 2025, मतलब ये महोत्सव चलता रहता है इलेक्शंस का। तो अब कहते हैं यार ये सही नहीं है, एक साथ इलेक्शंस होने चाहिए, लोकसभा के भी और स्टेट के भी। इससे क्या होगा, एक्सपेंस जो है वो बहुत बच जाएगा। तो इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाएगी, इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाएगी। इस हाई लेवल कमेटी किसके अंदर बनाएगी, हाई लेवल कमेटी headed by Ramnath Kovind, constituted to examine the issue of holding simultaneous elections for Lok Sabha, state assemblies and local bodies of all states। मतलब लोकल बॉडीज के भी एक साथ में इलेक्शंस होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बैकग्राउंड बता रहे हैं तो लिख लेते हैं बैकग्राउंड लिख करके। सबसे पहला, ड्यूरिंग first 4 general election cycles in 1952, 1957, 1962 and 1967, the elections of the state and Lok Sabha took place together। उसके बाद मतलब कभी कोई स्टेट वो हो गई, कभी वही इलेक्शन, उसके बाद अलग अलग हुए, ठीक है ना। ये क्यों, रीजंस क्या है, रीजंस फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये लिखने नहीं है बस समझने हैं, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या फ़ायदा होता है, बहुत पैसे बचते हैं, सेव्स मनी, ठीक है ना, सेव्स टाइम। किस किस का टाइम सेव होता है, सेव्स टाइम। देखो बीएसएफ जो है, सीआरपीएफ जो है वो लगाई जाती है, आर्मी, सीआरपीएफ ये सब इन्वॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन अपने लोग भेजता है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कोई न्यू स्कीम नहीं अलाउड होती जिसके अंदर की गवर्नमेंट स्कीम्स ना अलाउ कर दे कि इलेक्शन के पास सुझाने के लिए। तो क्या होता है, रुक जाता है एक तरह सा समा, तो वो रुके नहीं, वो हर 5 साल बाद एक बार ही रुके, इसके लिए ये लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पोषण अभियान ये गवर्नमेंट की स्कीम है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में एक बार रिवीजन मरवा देती हूँ मैं तुम्हें। वन नेशन वन इलेक्शन क्या कॉन्सेप्ट है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, मतलब एक साथ। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है, एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, किस किस के, लोकसभा के, मतलब एमपी भी एक साथ चुने जाएंगे, ठीक है ना। स्टेट इलेक्शंस भी, एक स्टेट लेजिस्लेचर मतलब एमएलए भी एक साथ चुने जाएंगे। और कहाँ पर होगा, और जो लोकल बॉडीज हैं वहाँ पे भी इलेक्शन एक साथ ही होंगे, ठीक है, अलग अलग टाइम पर नहीं होंगे। इसके लिए रामनाथ कोविंद के अंदर कमेटी बिठाई गई है, वो कमेटी हमें बताएगी कि कैसे क्या हो सकता है, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। और इन्होंने ये भी बताया कब कब इलेक्शंस, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आ गई, कब कब साथ में इलेक्शंस हुए। एडवांटेजेस जो थे वो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताए हैं, ये नोट नहीं करने, डोंट नोट।
ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पोषण स्कीम के बारे में पढ़ते हैं। पोषण स्कीम की हम पहले फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। पोषण स्कीम क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स, अब देखो जैसे नॉर्मली हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, बट ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? ओवरऑल, पूरी तरह से, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए जो नरिशमेंट है वो होगी। ठीक है ना, दैट इज व्हाट इज पोषण अभियान। ये होता है पोषण अभियान। ठीक है ना। स्टंटिंग, अब इससे क्या होगा? प्लान्स टू रिड्यूस, ये क्या करता है? प्लान्स टू रिड्यूस स्टंटिंग बाय 2%। ठीक है ना, अंडर न्यूट्रिशन by 2%, anemia by 3%, and low birth rate by 2%.